जय हिंद दोस्तों। तो दोस्त आज लेकर के आ गए हैं आपके लिए एनटीपीसी और ग्रुप डी के जीके जीएस का दोस्त प्रैक्टिस सेट नंबर 2। दोस्त ये प्रैक्टिस सेट नंबर 2 पिछले दिन टेस्ट हुई थी और इसी का आज क्या है कि हम डिस्कशन कराने वाले हैं। तो इस टेस्ट में जितने भी लोगों ने पार्टिसिपेट किया है उस सभी का हम क्या करेंगे कि एक एक करके रैंक कार्ड देखेंगे और उनका मार्क्स देखेंगे कि किसने कितना स्कोर किया है। ठीक है, देखिए अगर जो लोग नए हैं, अगर आप भी एनटीपीसी और ग्रुप डी की तैयारी करना चाहते हैं तो दोस्त आप भी जीके जीएस के लिए टेस्ट में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। कहां से पार्टिसिपेट करना है ये हम आपको बता देंगे। ये प्रैक्टिस सेट में जितने भी क्वेश्चंस डाले गए हैं उसको डिस्कशन करने के बाद तो कम से कम क्या कीजिएगा ना कि इस डिस्कशन तक के बने रहिएगा। उसी के दौरान या उसी के बीच में आपको हम बता देंगे कि आप कहां से टेस्ट दे सकते हैं, कहां से पार्टिसिपेट कर सकते हैं एनटीपीसी और ग्रुप डी के जीके जीएस के लिए। ठीक है, अभी क्या कर लेते हैं फिलहाल कि इस प्रैक्टिस सेट में जितने भी क्वेश्चन डाले गए हैं उसको डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट है, काफी सिलेक्टेड रहता है क्वेश्चन दोस्त, आपको एग्जाम में बहुत बेनिफिट करेगा, इतना तो जरूर है, फिक्स है। इसलिए दोस्त चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि डिस्कशन आपको यहीं पे मिलेगा। ठीक है, प्रैक्टिस सेट अगर देना है तो उसके लिए आपको एप्लीकेशन डाउनलोड करना पड़ेगा, ये आपको हम बता देंगे। इसको पहले डिस्कस कराने दीजिए मुझे। ठीक है, चलिए देखिएगा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। देख लीजिए, ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है दोस्त। ये चीजें कह रहा है कि हंटर कमीशन की जो है रिपोर्ट वो किसके विकास पर विशेष जो है जोर दी गई थी, ये हमें बताना है। तो हंटर कमीशन के बारे में पढ़े होइएगा। हंटर कमीशन जो है विशेष करके किस पे जोर दिया गया था, इन चारों ऑप्शनों को देखिए और बताइए फटाफट कि हंटर कमीशन की रिपोर्ट में किस पर विशेष जोर दिया गया था। देखिए करेक्ट आंसर आपको बताते हैं दोस्त, प्राइमरी एजुकेशन पे सबसे ज्यादा जोर दिया गया था। किस पे? प्राइमरी एजुकेशन पे। ये आपका सेकंड नंबर आंसर करेक्ट होगा, प्राइमरी एजुकेशन पे। जिसने भी प्राथमिक शिक्षा मारा होगा दोस्त बिल्कुल सही मारा होगा। अब ये समझ लीजिए कि हंटर कमीशन की रिपोर्ट जो हुई थी वो कब आई थी दोस्त? 1882 ईस्वी में आई थी। किसकी अध्यक्षता में आई थी और किसने ये किया था दोस्त? इसकी स्थापना जो है, हंटर कमीशन की स्थापना जो है, ये जान लीजिए कि किसने किया था? लॉर्ड रिपन साहब ने किया था। किसकी अध्यक्षता में किया था? तो ये अपने हंटर जो है साहब के, विलियम हंटर थे, उन्हीं के अध्यक्षता में की गई थी 1882 ईस्वी में। याद रखिएगा, ये इसमें क्या था कि सबसे ज्यादा प्राइमरी एजुकेशन पे जोर दिया गया था। इस प्राइमरी एजुकेशन में क्या था, किस पे सबसे ज्यादा विशेष करके जोर दिया गया था? तो जो निचले जाति के थे उस पे, महिलाएं पे और मुस्लिम जो है मुस्लिम जो थे उस पे, उसके शिक्षा पर सबसे ज्यादा जोर दिया गया था। तो इसको याद रखिएगा क्योंकि ये सारे क्वेश्चंस जो है इससे रिलेटेड पूछे जाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन दिखा देते हैं। देख लीजिए, सेकेंड नंबर क्वेश्चन कहता है कि किसके दरबार की शोभा, किसके दरबार का शोभा कहता है चरक और जो है नागार्जुन इनमें से थे। ठीक है, तो इनमें से बताना है कि किसके दरबार में ये चरक और नागार्जुन उसके दरबार की शोभा बढ़ाते थे। देखिए ये दोनों थे, काफी विद्वान थे। वो किसके दरबार में थे? तो ये कनिष्क के दरबार में थे। किसके? कनिष्क के दरबार में। ये सेकंड नंबर जिसने भी मारा है बिल्कुल करेक्ट मारा है क्योंकि कनिष्क के दरबार में ही चरक और नागार्जुन थे। ये दोनों बड़े विद्वान थे, इसलिए उनके दरबार का शोभा माना जाता है इसको। चलिए अगला नंबर देख लीजिए। अगला नंबर ये क्वेश्चन दे दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सी बात जो है बौद्ध धर्म और जो है जैन धर्म में समान नहीं है। तो इन चारों ऑप्शनों में देखिए, बताइए कि कौन सा इसमें से ऑप्शन है जो बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों में समान नहीं है। ठीक है, देखिए आपको करेक्ट आंसर बताते हैं दोस्त कि ये फर्स्ट नंबर आपका आंसर करेक्ट होगा, अहिंसा। अहिंसा जो है ये बौद्ध धर्म और जैन धर्म में दोनों में समान नहीं है। अब क्यों नहीं है थोड़ा सा ये समझ लीजिए। जैन धर्म जो है वो अहिंसा पे बल देती थी। किस पे? अहिंसा पर जोर देता था जैन धर्म जो है सो। अहिंसा के साथ साथ ये जान लीजिए कि नग्नता जो होती है, नग्नता, उस पे भी जोर देता था। लेकिन बौद्ध धर्म ये दोनों में से किसी पे जोर नहीं देता था। इसलिए जो है ये आपका फर्स्ट नंबर आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा कि अहिंसा जो है वो बौद्ध धर्म और जैन धर्म से दोनों में बिल्कुल भिन्न है। ठीक है, जैन धर्म इसको मानते थे, जैन धर्म इस पे ज्यादा फोर्स किए थे, लेकिन बौद्ध धर्म नहीं। चलिए अगला नंबर देख लीजिए। अगला नंबर ये क्वेश्चन दे दिया है कि पूरा पाषाण काल में कहता है कि आदि मानव का जो है मनोरंजन का साधन बताना है कि क्या था। तो इसमें से देखिए ऑप्शन आप बताइए फटाफट। बहुत लोग जानते होंगे या बहुत लोगों ने सही टिक मारा है कि पूरा पाषाण काल में आदि मानव का मनोरंजन का शौक क्या था या साधन क्या था, ये कह सकते हैं। देखिए अभी के समय में, अभी तो मॉडर्न समय है, तो हम लोग क्या करते हैं कि मनोरंजन के लिए चलो ठीक है थिएटर चले जाते हैं, मूवी देखने चले जाते हैं। न हुआ तो मोबाइल निकालिए, उस पे जो है अपना नेटफ्लिक्स, बहुत सारे जो है उस पे रिचार्ज किए हुए रहते हैं, अपना मनोरंजन करते रहते हैं। न हुआ तो फ्री फायर खेलते हैं, न हुआ तो पबजी खेलते हैं, बहुत सी चीजें है मनोरंजन का इस समय। लेकिन पूरा पाषाण काल की अगर बात कर लेते हैं दोस्त, तो पूरा पाषाण काल में लोग मनोरंजन का साधन क्या था, वो अपना टाइम पास कैसे करते थे दोस्त? शिकार करके। क्या उस समय एक ही मनोरंजन का साधन था और वो था सिर्फ और सिर्फ शिकार करना। ठीक है, जिससे उनका मनोरंजन भी होता था प्लस उनसे भोजन भी प्राप्त हो जाता था। तो ये उनका सबसे मनोरंजन का सबसे मतलब कि टाइम पास का एक तरह से कहिए कि एक साधन था। ठीक है, तो ये आपका क्या होगा कि ये फर्स्ट नंबर आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा कि शिकार। चलिए अगला क्वेश्चन आपको दिखा देते हैं, देखिएगा।
देखिए सिंधु सभ्यता के बारे में कहता है कि सिंधु सभ्यता की जो मुद्रा थी उस समय किस देवता का चित्रांकन जो है मिलता है ये जानना है। ठीक है, तो सिंधु सभ्यता के मुद्रा पर जो किस तरह का चित्रांकन मिलता है ये जानना है। देखिए सिंधु सभ्यता में जो मुद्रा मिला था उस पे किसका चित्रांकन था? आद्य शिव का। किसका? आद्य शिव का। ध्यान रखिएगा, ये फर्स्ट नंबर। आद्य शिव किस तरह के थे ये जान लीजिए। तो एक मनुष्य था, पुरुष था जो तपस्या कर रहा था, उस पे माथे पे 3 सिंह निकला हुआ था। ठीक है, दाएं में जो भैंस थे, बाएं में भैंस थे और दाएं में जो है उस पे शेर का जो है निशान मिला था मुद्रा पे। तो ये आद्य शिव के अंतर्गत मतलब माना जाता है, आद्य शिव को ही माना जाता है। इसलिए ये क्या था कि आपका ये फर्स्ट नंबर आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा। ठीक है, आद्य शिव। चलिए अगला क्वेश्चन दिखा देते हैं, देखिएगा। हाँ, ये देख लीजिए कि स्वामी दयानंद सरस्वती जी थे, उनका मूल नाम क्या था ये हमें जानना है। बहुतों लोगों ने सही मारा है कि स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम जो था वो मूलाशंकर था। क्या था? मूलाशंकर। ध्यान रखिएगा, ये सेकेंड नंबर आपका आंसर करेक्ट होगा, मूलाशंकर। अब जान लीजिए कि स्वामी दयानंद सरस्वती का आखिर मूलाशंकर नाम कैसे पड़ा। ये जान लीजिए कि उनका जन्म जो हुआ था वो 12 जनवरी 1824 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, ये गुजरात में हुआ था। गुजरात के जो है आपका टंकारा जो पड़ता है एरिया, उसी में उनका जन्म हुआ था। वो एक मूल नक्षत्र में क्या हुए थे कि जन्मे थे। मूल नक्षत्र में जन्म लेने की वजह से उनका नाम मूलाशंकर पड़ा था। तो इसको याद रखिएगा, हो सकता है कि पूछ देता है कभी कभी, इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। अगला नंबर ये क्वेश्चन कहता है कि अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार पाने वाले जो है प्रथम व्यक्ति कौन थे, प्रथम भारतीय कौन थे ये हमें जानना है। तो इन चारों ऑप्शनों में से देखिए बताइए, सबने सही मारा है, लगभग लोगों ने सही मारा है। ठीक है, कि अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? अमर्त्य सेन थे। कौन थे? अमर्त्य सेन। ध्यान रखिएगा, ये सेकेंड नंबर आपका आंसर करेक्ट होगा। अमर्त्य सेन अपने पहले भारतीय थे जो अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार पाए थे। अब ये चीजें जान लीजिए कि अमर्त्य सेन सिर्फ अर्थशास्त्री ही नहीं थे बल्कि वे एक दार्शनिक भी थे। क्या थे? दार्शनिक भी थे। उनको 1998 ईस्वी में आर्थिक विज्ञान इकोनॉमिक्स में यानी अर्थशास्त्र में आर्थिक विज्ञान के लिए उन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है, पूछे जाते हैं। चलिए अगला नंबर देख लीजिए। अगला नंबर ये क्वेश्चन दिया है कि राष्ट्रीय ध्वज में जो तिरंगे होते हैं तीन गो होता है ना, कि आपका तीनों रंग का इसमें कह दिया है क्या कि पट्टियों का जो है अनुपात बताने के लिए, केसरिया, सफेद और हरा, तीनों का क्या करना है कि रेशियो बताना है, अनुपात बताना है कि क्या अनुपात होता है क्या नहीं। बहुतों ने इसमें गलती कर लिया है, बहुतों ने ये फर्स्ट नंबर ऑप्शन मार दिए हैं, लेकिन दोस्त ये गलत है। पहले चीजें ये जान लीजिए कि तीनों कलर तीनों पट्टी का रेशियो कहता है, तीनों पट्टी का अनुपात जो होता है ना वो समान अनुपात में होता है। क्या होता है? समान अनुपात में। हाँ, उसी में अगर आपको यह कह देता है कि राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे का अनुपात क्या होता है तो उसमें लंबाई चौड़ाई का अनुपात आता है। तब लंबाई चौड़ाई के अनुपात में वो जो अनुपात जाता है वो 3:2 में जाता। क्या जाता? 3:2 में राष्ट्रीय झंडे का अनुपात जो होता है। लेकिन इसमें तीनों कलर का अनुपात कहा जा रहा है तो तीनों कलर समान अनुपात में होते हैं। जो पहला कलर का अनुपात होता है वही दूसरा वही तीसरा, तीनों समान अनुपात में होता है। मतलब अगर देखा जाए तो 1:1:1 यानी कि तीनों 1:1 अनुपात में रहता है। ठीक है, तो ये थर्ड नंबर आपका आंसर क्या होगा कि बिल्कुल करेक्ट होगा कि 1:1 के रेशियो में तीनों कलर जो होते हैं वो रहते हैं राष्ट्रीय ध्वज का। ठीक है, चलिए अगला नंबर देख लीजिए। अगला नंबर ये क्वेश्चन दे दिया है कि भारत चीन के बीच जो है आपको रेखा जो है कौन सा निर्धारण है, इसमें से हमें ये जानना है। तो भारत चीन के बीच जो है कौन सी रेखा खींची गई है ये हमें जानना है। देखिए कौन सा रेखा कार्य करती है दोस्त? मैकमोहन रेखा। कौन सा? मैकमोहन रेखा। ध्यान रखिएगा, ये थर्ड नंबर आपका आंसर करेक्ट होगा। मैकमोहन रेखा ये भारत और चीन के बीच में खींची गई है। बाकी ये जो देख रहे हैं रेड क्लिफ ये भारत और पाकिस्तान के बीच में है। बाकी ये डुरंड जो देख रहे हैं ये सेकेंड नंबर भारत और अफगानिस्तान के बीच में है। ठीक है, लेकिन ये जो है मैकमोहन रेखा ये अपने भारत और चीन के बीच में, लेकिन चीन जो है इसे अस्थायी तौर पे मानती है, इसे अस्थायी तौर पे नहीं मानती है। वो इस रेखा को समझिए तो मानते ही नहीं है, लेकिन भारत जो है इसे राष्ट्रीय तौर पे अस्थायी मानते हैं। ठीक है, तो ऐसा चाइना का मतलब की है कि चलो इस रेखा को मानना ही नहीं है, लेकिन इंडिया मानता है इस चीज को। चलिए अगला नंबर देख लीजिए। अगला नंबर ये क्वेश्चन दे दिया है कि भारत में कहता है कि ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम जो है वो कब प्रारंभ हुआ था। ऑपरेशन फ्लड कहने का मतलब क्या होता है? श्वेत क्रांति। तो श्वेत क्रांति का प्रारंभ जो अपने इंडिया में कब हुआ था ये जानना है। देखिए इससे कई सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो कभी कभी तो ये देता है कि ऑपरेशन फ्लड के जनक कौन थे, फादर ऑफ ऑपरेशन फ्लड, या आपको ये चीजें देता है कि श्वेत क्रांति के जनक किसे कहते हैं, या श्वेत क्रांति का प्रारंभ कब हुआ था, जैसा कि इसमें दे दिया है ऑपरेशन फ्लड का प्रारंभ कब हुआ था।
देखिए ऑपरेशन फ्लड का प्रारंभ कहा अगर जाए तो दोस्त 1970 ईस्वी के दशक में हुआ था। कितना? 1970 ईस्वी के दशक में, ध्यान रखिएगा। ये आपका क्या होगा कि थर्ड नंबर आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा। इसके जनक किसे माने जाते हैं दोस्त? ये डॉक्टर वर्गीज कुरियन को माना जाता है इनके जनक जो होते हैं, ठीक है, डॉक्टर वर्गीज कुरियन को। ध्यान रखिएगा, कभी कभी पूछ देता है ये चीजें कि श्वेत क्रांति का जनक किसे कहते हैं, तो डॉक्टर वर्गीज कुरियन साहब को कहते हैं, ठीक है। तो ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछे जाते हैं, पूछे जा भी सकते हैं ग्रुप डी एनटीपीसी के दोनों के जीके जीएस वाले क्वेश्चंस में। चलिए देख लीजिए अगला नंबर, ये क्वेश्चन आपको दे दिया है कि पृथ्वी के भीतर कहता है कि सबसे भीतर जो होता है वो उसका भाग जो होता है वो क्रोड, वो किससे बना होता है ये हमें जानना है। तो पृथ्वी के सबसे अंदर का भाग जो होता है, क्रोड जो होता है वो बना हुआ, वो नीफे से बना होता है। क्या होता है? नीफे से। लेकिन नीफे इसमें आपको देखने के लिए बिल्कुल नहीं मिलेगा। नीफे का मतलब क्या होता है कि नी से निकेल, फेर से मतलब फेरस। अब फेरस किसको कहते हैं? लोहा को कहते हैं। मतलब निकेल और लोहा का मिश्रण जो होता है, दोनों जो होता है वो क्या होता है कि पृथ्वी के क्रोड में पाया जाता है, नीफे जिसको कहते हैं, ठीक है। निकेल और फेरस यानी कि लोहा, तो निकेल और लोहा दोनों पृथ्वी के सबसे जो है भीतरी क्रोड में पाया जाता है। इसका ध्यान में रखिएगा। आपका करेक्ट आंसर देख लीजिए, हाँ ये फोर्थ नंबर आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा, लोहा और निकेल, ठीक है। इंपॉर्टेंट है दोस्त, ये सभी क्वेश्चन जो है दोस्त टेस्ट में दिए गए थे, टेस्ट में काफी सिलेक्टेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए जाते हैं। इससे आपको एग्जाम में ना दोस्त काफी बेनिफिट मिलेगा, इसलिए टेस्ट अटेम्प्ट किया कीजिए। अभी शुरुआत ही हुआ है, अभी कर लीजिएगा तो ठीक रहेगा। अब पिछला टेस्ट भी क्या है कि ओपन ही है, तो उसे भी टेस्ट आप दे करके देख सकते हैं। इस सबका अगर पीडीएफ लेना है दोस्त तो टेलीग्राम से ज्वाइन हो जाइएगा, टेलीग्राम पे आपको ये सारा पीडीएफ भेज दिया जाएगा, ठीक है। अब भेज दिया जाता है तो जो लोग टेस्ट देते हैं वो भी जानते हैं कि टेलीग्राम पे आ जाता है, वो लोग सभी लोग चाहे टेलीग्राम पे ज्वाइन है। आप लोग भी अगर पीडीएफ लेना चाहते हैं टेलीग्राम से ज्वाइन हो जाइएगा, ठीक है। चलिए अगला दिखा देते हैं क्वेश्चन, देख लीजिए अगला नंबर। ये क्वेश्चन कहता है कि राष्ट्रीय युवा दिवस जो है कब मनाया जाता है ये जानना है। देखिए राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है दोस्त? ये 12 जनवरी को मनाया जाता है। जैसे कि अभी जनवरी चल रहा है तो आपका जो है 4 जनवरी हो गया, एक सप्ताह बाद जो है क्या होगा कि आ जाएगा राष्ट्रीय युवा दिवस। तो याद रखिएगा ये चीजें पूछे जाते हैं क्वेश्चन। तो राष्ट्रीय युवा दिवस जो है 12 जनवरी को मनाया जाता है, ध्यान रखिएगा। ये थर्ड नंबर आपका आंसर क्या होगा कि बिल्कुल करेक्ट होगा, 12 जनवरी। अब ये चीजें जान लीजिए कि आखिर किसके मतलब कि ये किसके याद में मनाई जाती है। तो ये स्वामी विवेकानंद जी के जो है जयंती के रूप में जो है ये राष्ट्रीय युवा दिवस मनाई जाती है, जो 12 जनवरी को मनाते हैं, ठीक है। पूछे जाते हैं ये क्वेश्चन। चलिए अगला नंबर देख लीजिए, कहता है कि भारत क्या कहता है इसमें लोक नृत्य नहीं है, ये हमें जानना है। तो इन चारों ऑप्शनों को देखिए, अब बता दीजिए कि भारत का कौन सा जो है लोक नृत्य नहीं है। देखिए भारत के लोक नृत्य की अगर बात कर लेते हैं तो कौन नहीं है ये जानना है। देखिए करेक्ट आंसर आपको दिखा देना है कि कौन है कौन नहीं है। पहला तो नंबर देख लीजिए, पहला तो नंबर ये चीज कह रहा है कि घूमर। दोस्त घूमर क्या है? घूमर जो है ये राजस्थान का क्या है कि आपका एक लोक नृत्य है। क्या है? लोक नृत्य है राजस्थान का। उसके बाद अगर देख लिया जाए सेकेंड नंबर में आपको क्या दे दिया है दोस्त? ये डांडिया। डांडिया भी क्या है कि आपका गुजरात का जो है क्या है कि लोक नृत्य है, ठीक है। गरबा भी है, राजस्थान में भी गरबा खेला जाता है। उसके बाद राजस्थान में, उसको गुजरात में, मालवा में, मालदीप जो होता है वहां भी गरबा खेला जाता है। तो ये जो है वहां का लोक नृत्य है। चौथा नंबर देख लीजिए, चौथा नंबर आपका करेक्ट आंसर होगा कथकली। कथकली क्या है कि आपका लोक नृत्य नहीं है, लोक नृत्य ये लोक नृत्य ही है, हाँ लोक नृत्य ही है ये। तो ये आपका कथकली लोक नृत्य नहीं है, ये क्या है कि आपका नाटक शैली है, केरल का है। तो ये फोर्थ नंबर जो है आपका करेक्ट आंसर होगा। बाकी ये तीन को देख रहे हैं, ये तीनों लोक नृत्य में आता है, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट है, पूछे जा सकते हैं ये क्वेश्चन। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। अगला नंबर ये क्वेश्चन कहता है कि सूर्य के चारों तरफ जो होता है परिक्रमा जो है करने में निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह है जो सबसे अधिक समय लगाता है, हमें यह जानना है, ठीक है। तो सबसे अधिक समय लेने वाला है इनमें से कौन सा ग्रह है यह जानना है, ठीक है। कौन कौन सा ग्रह दे दिया है दोस्त? ये पृथ्वी दे दिया है, मंगल दे दिया है, उसके बाद आपका बृहस्पति दे दिया है और शुक्र दे दिया है। इन चारों में से अगर देखा जाए तो सूर्य की सबसे ज्यादा जो है समय लगता है परिक्रमा करने में, वो लगता है बृहस्पति का। किसे? बृहस्पति का। ये थर्ड नंबर आंसर करेक्ट होगा। लगभग ये चीजें जान लीजिए कि बृहस्पति को सूर्य का चारों ओर जो है चक्कर लगाने में कितना वक्त लग जाता है दोस्त? ये उसको चक्कर लगाने में 11 वर्ष से प्लस जो है समय लग जाता है, एक पूरा चक्कर लगाने में, ठीक है। तो इसको ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला क्वेश्चन दिखा देते हैं। हाँ देख लीजिए अगला नंबर ये क्वेश्चन दे दिया है कि किसकी अत्यंत प्रिय उक्ति है। ये जो पंक्ति दिया हुआ है वो सबसे जो है फेमस है, सबसे प्रिय पंक्ति है कि भेड़ की तरह एक लंबी जिंदगी जीने से कहीं बेहतर है कि एक शेर के तरह एक दिन की जिंदगी जीने ला, ठीक है। कहा भी जाता है, कहावत हम लोग कहते हैं ना कि भेड़ की जिंदगी 100 दिन जीने से अच्छा है कि एक दिन शेर की जिंदगी जी लो। ये किसकी कहावत है? किसने ये कहा था? बहुत अच्छा कहा था, जिसने भी कहा था सही पंक्ति कहा था, ठीक है।
तो डर डर के जीने से अच्छा है कि दोस्त एक दिन की जिंदगी जिए, एकदम शेर की तरह जिंदगी जी लीजिए। ये किसने कहा था? टीपू सुल्तान ने कहा था। किसने? टीपू सुल्तान ने। ये आपका फर्स्ट नंबर आंसर करेक्ट होगा। ठीक है, टीपू सुल्तान किसी से नहीं डरता था, इतना पता है ना, बहुत साहसी था टीपू सुल्तान। चलिए उसके बारे में पढ़िएगा, पता लग जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला नंबर ये दिया है, भारतीय रिजर्व बैंक जो होती है उसकी जो है लेखा वर्ष क्या होती है, ये जाना है। देखिए लेखा वर्ष क्या होती है ये जाना है। बहुतों ने गलत मार दिया है कि मार्च से अप्रैल होती है, बहुतों लोगों ने ये चीजें मार दिया कि मार्च से अप्रैल लेखा वर्ष होती है भारतीय रिजर्व बैंक की। ये गलत है। भारतीय रिजर्व बैंक की लेखा वर्ष अगर देखा जाए तो अप्रैल से शुरू होती है, मार्च में जाके खत्म होती है, क्योंकि मार्च जो होता है उसका लास्ट मंथ होता है, अप्रैल से उसका नया सेशन चलता है, तो अप्रैल से लेकर के फिर लास्ट तक के मार्च में जाती है, तो ये अप्रैल से शुरू होकर के मार्च में जाएगी। ठीक है, लेखा वर्ष जो है सो ये आपका सेकेंड नंबर आंसर क्या होगा कि बिल्कुल करेक्ट होगा, अप्रैल से मार्च। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। हाँ, ये अगला क्वेश्चन देखिए, कह दिया इसमें कि उबेर कप जो होता है वो किससे संबंधित है। दोस्त उबेर कप जो है वो बैडमिंटन से संबंधित है। किससे? बैडमिंटन में उबेर कप दिया जाता है। ठीक है, ये फर्स्ट नंबर आपका आंसर क्या होगा कि बिल्कुल करेक्ट होगा कि बैडमिंटन में ही आपका उबेर कप दिया जाता है। चलिए अगला देखिएगा क्वेश्चन। हाँ, ये देख लीजिए, इंडिया डिवाइडेड नामक जो है पुस्तक के लेखक कौन है ये जानना है। तो इन चारों ऑप्शनों को देखिए, फटाफट बता दीजिए कि इंडिया डिवाइडेड नामक पुस्तक किसने लिखी थी। देखिए इंडिया डिवाइडेड नामक पुस्तक जो लिखी थी वो राजेंद्र प्रसाद साहब ने लिखा था। किसने? राजेंद्र प्रसाद साहब ने लिखे थे। ठीक है, ये आपका फोर्थ नंबर आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा, राजेंद्र प्रसाद साहब ने। ठीक है, ये अपने देश के प्रथम राष्ट्रपिता थे, राष्ट्रपति थे, राष्ट्रपिता नहीं, राष्ट्रपति पिता तो अपने महात्मा गांधी है, राष्ट्रपति थे। ठीक है, इन्होंने कब लिखा था? 1962 में लिखा था, जब भारत और पाकिस्तान क्या हुए थे कि अलग हो गए थे, तो उसी के जो है लिए ये इंडिया डिवाइडेड जो है पुस्तक लिखी थी। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखिएगा, पूछे जाते हैं लेखक भी। अगला नंबर देख लीजिए। अगला नंबर ये क्वेश्चन आपको दे दिया है कि वे पदार्थ जो क्या होते हैं कि स्वाद में खट्टा होते हैं। क्या होते हैं? स्वाद में खट्टा होते हैं। वो नीले लिटमस पत्र को क्या करते हैं कि लाल कर देते हैं, वो क्या कहलाते हैं? तो इसमें से देख लीजिए कौन स्वाद में खट्टा होता है, नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है, हमें ये जानना है। तो इन चारों ऑप्शन में से देख लीजिए। देखिए जो स्वाद में खट्टा होता है दोस्त उसे क्या कहते हैं? अम्ल कहते हैं। अम्ल को जब लिटमस पत्र पर रखिएगा, नीले लिटमस पत्र पे, तो वो क्या करेगा कि लाल कर देगा, नीले को लाल कर देता है, और लाल को नीला जो कर देता है वो क्षार होता है। तो इसको ध्यान में रखिएगा। ये फर्स्ट नंबर आपका आंसर क्या होगा कि बिल्कुल करेक्ट होगा, अम्ल नीले को लाल में बदल देता है, लिटमस पत्र को। चलिए अगला नंबर देख लीजिए। अगला नंबर ये क्वेश्चन दे दिया है कि निम्नलिखित में से कौन जो है न तो तत्व है और न तो यौगिक है। ठीक है, इन चारों ऑप्शनों को देखिए, बता दीजिए कि कौन है जो न तो तत्व है न तो यौगिक है, न एलिमेंट है न कंपाउंड है। ठीक है, देख लीजिए इन चारों में से, देख लीजिए फटाफट बताइए। देखिए करेक्ट आंसर बताते हैं वायु आपका करेक्ट आंसर होगा, ये थर्ड नंबर। वायु क्या है कि ना तो यौगिक है और ना तो तत्व है, क्योंकि वायु क्या है कि बहुत सारे गैसों से मिलकर के बना हुआ है, इसलिए वो क्या है कि एक मिश्रण है। क्या है? वायु एक मिश्रण है, ना कि तत्व ना यौगिक है। ठीक है, तत्व किसको कहते हैं? जो सिंगल रहते हैं, जैसे कि ऑक्सीजन हो गया, ऑक्सीजन सिंगल है तो वो एलिमेंट होता है। ठीक है, यौगिक किसको कहते हैं? जो दो तत्व मिलकर के बनाता है उसको यौगिक कहते हैं। जैसे कि जल हो गया, जल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होते हैं, तो दोनों मिले होते हैं, इसलिए उसको यौगिक कहते हैं। मिश्रण में क्या होते हैं कि बहुत सारी चीज मिले होते हैं, जैसे कि आपको वायु बता ही दिए, वायु में ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, बहुत सारे ऐसे चीजें होते हैं जो मिले होते हैं, वो मिश्रण के अंतर्गत में आता है। ठीक है, चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। अगला नंबर ये क्वेश्चन दे दिया है कि नाभिकीय रिएक्टर में ग्रेफाइट का कहता है कि प्रयोग किया जाता है, तो वो किस लिए प्रयोग किया जाता है नाभिकीय रिएक्टर में, हमें ये जानना है। देखिए नाभिकीय रिएक्टर में ग्रेफाइट का जो प्रयोग करते हैं या भारी जल का प्रयोग करते हैं, ये भी जान लीजिए, भारी जल या आपको ग्रेफाइट दे देगा, दोनों का प्रयोग एक ही के रूप में करते हैं। वो करते हैं विमंदक के रूप में, यानी कि मंदक के रूप में, यानी जो अभिक्रिया नाभिकीय रिएक्टर में जो अभिक्रिया चलती रहती है उस अभिक्रिया को कम करने के लिए ये ग्रेफाइट का या भारी जल का इस्तेमाल किया जाता है, ध्यान रखिएगा। तो ये इसमें से देख लीजिए, ये सेकेंड नंबर आपका आंसर क्या होगा कि बिल्कुल करेक्ट होगा, विमंदक के रूप में, यानी कि अभिक्रिया को कम करने के रूप में इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, चलिए अगला नंबर देख लीजिए। अगला नंबर ये क्वेश्चन दे दिया है कि वाटर टैंक में क्या होता है ना कि शैवाल को नष्ट करने के लिए किस रसायन का इसमें से प्रयोग करते हैं, हमें यह जानना है। तो वाटर टैंक देखते हुएगा, अपने छत पर भी पानी लगाते रखे होइएगा, नल वाला जो होता है सो उसमें देखिएगा हरा हरा कलर का जो है क्या होता है कि उसमें घास की तरह दिखने लगता है, वो क्या होता है कि शैवाल होता है। तो उसमें नष्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, कौन सा जो है इसमें से जो है इस्तेमाल करते हैं, हमें यह जानना है। देखिए उसको ऐसे पानी को शुद्ध करने के लिए तो धोबन सोडा हम लोग मिला देते हैं कि पानी चलो ठीक है शुद्ध हो जाता है, ब्रिंजक चूर्ण मिला देते हैं तो पानी शुद्ध हो जाता है। लेकिन ये चीजें जान लीजिए कि हमें उस शैवाल को नष्ट करना है, ना कि पानी को शुद्ध करना है।
क्या करना है, शैवाल को नष्ट करना है। शैवाल को नष्ट करने के लिए क्या करते हैं कि कॉपर सल्फेट को मिला देते हैं। किसको, कॉपर सल्फेट को। ध्यान रखिएगा, ये आपका क्या होगा कि फर्स्ट नंबर आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा कि कॉपर सल्फेट को मिला देने से क्या होता है कि पानी जो टंकी होती है शैवाल वो नष्ट हो जाती है। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है, पूछे जाते हैं। चलिए अगला नंबर देख लीजिए दोस्त। अगला नंबर ये क्वेश्चन दे दिया कि ट्रांजिस्टर बनाने में कहता है कि आमतौर पे किसका इस्तेमाल करते हैं। तो इस चारों में से देख लीजिए, बता दीजिए कि ट्रांजिस्टर को बनाने के लिए आमतौर पे हम किसका इस्तेमाल करते हैं। देखिए ट्रांजिस्टर जो बनता है वो सेमीकंडक्टर से बनता है। किससे बनता है, सेमीकंडक्टर से। सबसे बेस्ट सेमीकंडक्टर जो है सिलिकॉन को माना जाता है, तो सिलिकॉन का इस्तेमाल करते हैं। ये फोर्थ नंबर आपका आंसर क्या होगा कि बिल्कुल करेक्ट होगा, सिलिकॉन का इस्तेमाल जो है ट्रांजिस्टर बनाने में किया जाता है। ये चीजें जान लीजिए कि सिर्फ ट्रांजिस्टर नहीं बनाने में नहीं किया जाता है, ये सिलिकॉन का आप आईसी जो देख रहे हैं उसका भी इस्तेमाल करते हैं, चिप जो देखते हैं मेमोरी उसका भी इस्तेमाल करते हैं बनाने में। उसके बाद जो है जान लीजिए कि सोलर पैनल जो देखते हैं उसको भी बनाने में सिलिकॉन का इस्तेमाल करते हैं। तो ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जिसमें सिलिकॉन का इस्तेमाल जो है किया जाता है। जैसे क्वार्ज हो गया, क्वार्ज में भी सिलिकॉन का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये सब पूछे जाते हैं क्वेश्चंस। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देख लीजिए दोस्त। अगला नंबर ये कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है आंसू गैस का घटक है। ठीक है, तो इसमें से देख लीजिए कौन सा जो है आंसू गैस का घटक है। आंसू गैस का क्या क्या मतलब होता है, जैसे कि मान लीजिए कि भीड़ भाड़ हो रहा है, उग्र हो रहा है, जैसे कि अभी पटना में चल रहा था बीपीएससी को लेकर के प्रोटेस्ट, तो बहुत भीड़ भाड़ हो गया था। उसमें क्या किया था, पुलिस ने आंसू वाला गोला फेंका था ना, तो वो आंसू गैस हो गया। ठीक है, तो उसमें कौन सा क्या चीज रहता है जिसके कारण जो है आंसू आने लगता है, कुछ आगे दिखता नहीं है, लोग वहां से भागना शुरू कर देता है। दोस्त उसमें जो होता है उसका आंसू गैस का जो घटक होता है वो क्लोरोप्रीन होता है। क्या होता है, क्लोरोप्रीन होता है। ध्यान रखिए, क्लोरोप्रीन, तो इसको ध्यान रखिएगा, ये चीज रहता है आपको आंसू गैस में। ये आपका क्या होगा कि सेकेंड नंबर ऑप्शन क्या होगा कि बिल्कुल करेक्ट होगा। ठीक है, ये थोड़ा सा जहरीली होती है, इसलिए जो है क्या होता है कि इसको जो है युद्ध में भी इस्तेमाल किया जाता है, वॉर जो होता है उसमें इस्तेमाल करते हैं, या भीड़ भाड़ को हटाने के लिए भी इसका इस्तेमाल करते हैं आंसू गैस का। ठीक है, चलिए अगला नंबर देख लीजिए दोस्त। अगला नंबर ये क्वेश्चन दे दिया है कि छोटी प्रतिबिंब बना सकता है। तो इसमें से कौन है जो छोटी प्रतिबिंब बनाता है, हमें यह जानना है। देखिए आपको करेक्ट आंसर बताते हैं, ये आपका फर्स्ट नंबर उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण क्या करता है ना कि बड़ा जो होता है वस्तु उसका छोटा प्रतिबिंब बना के देता है। इसी कारण से क्या होता है कि ड्राइवर लोग जो होते हैं अपने गाड़ी में क्या करते हैं कि साइड मिरर के रूप में आईना जो लगा रहता है उसमें उत्तल दर्पण का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि पीछे का जो बहुत बड़ा क्षेत्र होता है उसको छोटा करके उस दर्पण पे दिखाता है, जिससे ड्राइवर क्या करता है कि आसानी से पीछे के क्षेत्र को देख लेता है, पूरे बड़े क्षेत्र को, कि कौन सी गाड़ी आ रही है, किस तरह की गाड़ी आ रही है, किसको कितना साइड देना है, ये देख लेता है। ठीक है, तो वो उत्तल दर्पण का इस्तेमाल करता है। ये फर्स्ट नंबर आपका आंसर क्या होगा कि बिल्कुल करेक्ट होगा, उत्तल दर्पण। ठीक है, चलिए अगला दिखा देते हैं क्वेश्चन। हाँ देख लीजिए अगला नंबर ये क्वेश्चन करता है कि दाब का मात्रक क्या होता है। दोस्त दाब का मात्रक हम लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि वो पास्कल होता है। क्या होता है, पास्कल होता है। ये आपका क्या होगा कि फोर्थ नंबर आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा। दाब का एसआई मात्रक क्या होता है कि पास्कल होता है। दाब किसको कहते हैं दोस्त, प्रति इकाई क्षेत्रफल पे लगने वाले बल को हम दाब कहते हैं, तो इसे पास्कल कहते हैं। इसे न्यूटन मीटर स्क्वायर के रूप में भी हम लोग जानते हैं। ठीक है, न्यूटन मीटर स्क्वायर को ही पास्कल कहा जाता है, याद रखिएगा। चलिए अगला नंबर देख लीजिए दोस्त। अगला नंबर ये क्वेश्चन दे दिया है कि ध्वनि तरंग जो होती है जब चलती है तो वो अपने साथ में क्या ले जाती है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्त, पूछे जाते हैं इसमें से। देख लीजिए, जब ध्वनि चलती है तो वो अपने साथ में क्या ले जाती है। देखिए जब भी ध्वनि चलती है वो क्या चलती है कि लंबवत नहीं चलती है, वो क्या चलती है कि हॉरिजॉन्टल चलती है। हॉरिजॉन्टल चलती है तो वो अपने साथ जो ले जाती है ऊर्जा ले जाती है। क्या ले जाती है, ऊर्जा ले जाती है। ध्यान रखिएगा, इसमें से देख लीजिए ये थर्ड नंबर आपका आंसर क्या होगा कि बिल्कुल करेक्ट होगा कि ध्वनि जब चलती है तो वो अपने साथ में ऊर्जा ले जाती है। ध्वनि किस तरह की तरंगे होती है, कभी कभी पूछ देता है ये क्वेश्चन। तो ध्वनि जो होता है वो अनुधर्ज तरंग होती है। ध्यान रखिएगा, ये चीजें पूछी जाती है, अनुधर्ज तरंग। ठीक है, चलिए अगला नंबर देख लीजिए। अगला नंबर ये क्वेश्चन आपको दे दिया है कि नेत्रदान में जब नेत्रदान किया जाता है तो नेत्र का कौन सा भाग जो है प्रतिरूपित किया जाता है, ये हमें जानना है। मतलब नेत्रदान में कौन सा आप नेत्र का कौन सा भाग आप दान कर सकते हैं, ये जानना है। पूरी आंख दान नहीं करते हैं, बल्कि क्या करते हैं कि कॉर्निया दान करते हैं। क्या करते हैं, कॉर्निया। ये आपका क्या होगा कि ये सेकेंड नंबर आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा कि आंख का कॉर्निया दान किया जाता है। कॉर्निया कौन सा होता है, आंख का ये काला वाला भाग होता है, उसके चारों ओर जो है हल्का काला सा शैडो होता है, वो कॉर्निया होता है। उसी को क्या किया जाता है कि दान किया जाता है। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है, पूछे जाते हैं। चलिए अगला नंबर देख लीजिए। अगला नंबर ये क्वेश्चन दे दिया है कि नदी में अगर जो है चलता हुआ जहाज है वही अगर समुद्र में जाता है तो जहाज के लेवल में क्या फर्क पड़ेगा देखने के लिए हमें यह जानना है। तो इन चारों में से देख लीजिए, अब बता दीजिए, नदी में कोई जहाज चल रही है, वही जहाज अगर जो है समुद्र में चला जाएगा तो क्या उसके लेवल में असर पड़ेगा। ये क्या नदी में जो जहाज चल रही थी क्या उसका लेवल समुद्र में जो जहाज चलेगी उसका दोनों का लेवल सेम होगा, या समुद्र में चलने वाले जहाज का लेवल नीचे हो जाएगा, नदी में चलने वाले जहाज का लेवल ऊपर हो जाएगा। क्या हो सकता है ये हमें जानना है। देखिए आपको करेक्ट आंसर बताते हैं कि जैसे ही नदी से अगर कोई जहाज जो है अगर मान लीजिए समुद्र में जा रहा है तो उसका लेवल थोड़ा सा ऊपर आ जाएगा।
क्या आएगा, ऊपर आ जाएगा। ठीक है, ये थर्ड नंबर आपका आंसर करेक्ट होगा। क्यों आएगा, क्योंकि नदी के मुकाबले अगर देखा जाए समुद्र का पानी तक खारा होता है, नमकीन होता है। और जो पानी नमकीन होता है उसका डेंसिटी जो होता है वो क्या होता है कि ज्यादा हो जाता है, और उस पे जो वस्तु होती है उसको ज्यादा फ्लोट कराने लगता है, वो तैरने लगता है। ठीक है, तो नदी समुद्र का पानी का घनत्व ज्यादा होगा जबकि नदी के पानी का घनत्व कम होगा, इसलिए जो है क्या होगा कि नदी में जो है वस्तु जो रखी जाएगी वो जल्दी डूब जाएगी, जबकि समुद्र में वस्तु जल्दी नहीं डूबेगी, वो ज्यादा फ्लोट करती रहेगी। जैसे कि मृत सागर है, मृत सागर क्या है कि नमकीन है, वहां पे जाइएगा आप, अगर कूद भी जाइएगा तो आप डूबिएगा नहीं, उसके ऊपर ही फ्लोट करते रहिएगा, तैरते रहिएगा। ठीक है, तो ये चीजें इसका कारण होता है, इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला नंबर देख लीजिए दोस्त। अगला नंबर ये क्वेश्चन दे दिया कि एक स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप जो होता है वो कितना होता है। हम लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि एक मनुष्य में स्वस्थ मनुष्य में रक्तचाप जो होता है, ब्लड प्रेशर जो होता है वो 120/80 होता है। कितना, 120/80 होता है। देख लीजिए इसमें से, हाँ ये थर्ड नंबर आंसर करेक्ट होगा कि 120/80 होता है। देखिए 120 जो होता है वो क्या कहलाता है, 80 जो होता है वो क्या कहलाता है, कभी कभी पूछ देता है ये चीजें। डायस्टोलिक जो है दाब कहलाता है 80 जो होता है 100। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखिएगा, डायस्टोलिक कहलाता है। इंपॉर्टेंट है, पूछे जाते हैं ये सवाल, इसलिए आपको बता दिए हैं। चलिए वैसे आप पीडीएफ ले लीजिएगा, पीडीएफ में क्या होगा ना दोस्त कि सारे जो है डिटेल्स लिखे हुए हैं, एक एक करके जो है उसमें लिखे हुए हैं। इसमें अगर ज्यादा डिटेल्स हम बताने लगेंगे तो दोस्त काफी लंबा वीडियो हो जाएगा, जो आप लोगों के डाटा के लिए क्या होगा कि बहुत ज्यादा कंज्यूम करेगा डाटा। ठीक है, तो इसलिए क्या किया है कि जो है थोड़ा शॉर्ट में बनाते हैं, पीडीएफ तो आपको मिल ही जाएगा। अब जितना बताना चाहिए उतना आपको हम बता देते हैं। देखिएगा अगला क्वेश्चन, डेंड्रोलॉजी। डेंड्रोलॉजी का संबंध जो है वो किससे है। देखिए डेंड्रोलॉजी का संबंध किससे है, झाड़ी जो होता है, झाड़ी देखते होइएगा, तो झाड़ी का जो अध्ययन कहलाता है वो डेंड्रोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है, डेंड्रोलॉजी, झाड़ी का अध्ययन। ये थर्ड नंबर आपका आंसर करेक्ट होगा। बाकी ये फर्स्ट नंबर आप जो देख रहे हैं पौधे का अध्ययन, दोस्त पौधे का अध्ययन क्या कहलाता है, पौधे का अध्ययन जो होता है दोस्त ये पोमोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है, पोमोलॉजी कहलाता है, इसको ध्यान में रखिएगा। बाकी ये जो सेकेंड नंबर आप देख रहे हैं पुष्पों का अध्ययन, दोस्त पुष्पों का अध्ययन क्या कहलाता है, ये एंथोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है, एंथोलॉजी, ध्यान रखिएगा। बाकी आप देखिए लिए हैं तो इंपॉर्टेंट है दोस्त, पूछे जाते हैं ये सब सवाल। चलिए अगला क्वेश्चन दिखा देते हैं आपको। हाँ देख लीजिए अगला नंबर ये दे दिया है कि मूला अंकुर से विकसित होने वाला जो जड़ होता है वो क्या कहलाता है। ठीक है, मूला अंकुर से विकसित होने वाले जड़ को क्या कहते हैं दोस्त, मूला अंकुर से जो जड़ विकसित होता है उसको मूसला जड़ कहते हैं। क्या कहते हैं, मूसला जड़। ध्यान रखिएगा, ये फर्स्ट नंबर आपका आंसर क्या होगा कि बिल्कुल करेक्ट होगा कि उसे मूसला जड़ कहते हैं। अब ये जान लीजिए कि मूसला जड़ को दोस्त प्राथमिक जड़ भी कहते हैं। क्या कहते हैं, प्राथमिक जड़ भी कहते हैं, जो काफी गहराई तक के जाता है। जैसे कि मूली का हो गया ना, तो मूली का जड़ जो होता है काफी गहराई तक के जाता है, फैलता कम है ये। ठीक है, तो ये चीजें है, इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देख लीजिए दोस्त। अगला नंबर ये क्वेश्चन दे दिया कि तारपीन का तेल जो है वो किससे प्राप्त होता है। देखिए तारपीन का तेल जो होता है दोस्त वो चीड़ से प्राप्त होता है, चीड़ के पेड़ से। किसके, चीड़ के पेड़ से प्राप्त होता है। ध्यान रखिएगा, कहां है, हाँ ये सेकेंड नंबर, चीड़ के पेड़ से आपका क्या होता है कि वो प्राप्त होता है तारपीन का तेल जो होता है सो। ठीक है, चलिए अगला नंबर देख लीजिए। अगला नंबर ये क्वेश्चन दे दिया है कि कोशिका में प्रोटीन का संश्लेषण जो होता है वो कहां होता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि कोशिका का प्रोटीन का संश्लेषण जो होता है वो जान लीजिए कि राइबोसोम में होता है। कहां होता है, राइबोसोम में होता है। ये फर्स्ट नंबर आपका आंसर करेक्ट होगा कि कोशिका का जो है, कोशिका में प्रोटीन का संश्लेषण राइबोसोम में होता है। राइबोसोम को ये चीजें जान लीजिए कि प्रोटीन का कारखाना भी कहा जाता है। सबसे ज्यादा प्रोटीन जो है उसी में संचित रहता है। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। चलिए देख लीजिए अगला नंबर ये क्वेश्चन दे दिया दोस्त। अगला नंबर ये दे दिया कि दांत के शिखर जो होता है, दांत के शिखर जो ऊपर जो होता है वो किसका बना होता है, जो काफी मजबूत होता है, काफी कठोर होता है। तो दोस्त वो जो होता है एनामिल से बना होता है। कैसे, जिससे एनामिल से, सबसे कठोर वाला भाग होता है। ठीक है, तो वो एनामिल से बना होता है। कहां गया, ये थर्ड नंबर आपका आंसर करेक्ट होगा कि एनामिल से। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, पूछे जाते हैं ये सारे क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन दिखा देते हैं। हाँ देख लीजिए अगला नंबर क्वेश्चन दोस्त। अगला नंबर ये क्वेश्चन दे दिया कि माता पिता में जो गुण होते हैं वो उनके संतान में जाते हैं, तो वो किसके द्वारा स्थानांतरित होता है, ये जानना है। ठीक है, जैसे कि माता पिता में मान लीजिए कि आपको जो है कोई लक्षण है कि या चलो आप जो है लेफ्टी हो, तो आपके बच्चे जो हो गए वो भी लेफ्टी हो गए, तो ये गुण जो आपसे अपने बच्चे में गए वो किसके द्वारा जो है स्थानांतरित हुआ, ये हमें जानना है। देखिए ये चीजें जान लीजिए कि ये गुण जो स्थानांतरित होता है वो गुणसूत्र के द्वारा, किसके द्वारा, गुणसूत्र यानी कि क्रोमोसोम के द्वारा होता है। आपका क्रोमोसोम जो है उसमें जाता है, इसके वजह से क्या होता है कि वो भी जो है लेफ्टी हो जाता है। तो क्रोमोसोम के जरिए ये गुण जो है क्या होता है कि स्थानांतरित होता है। ठीक है, इन चारों में से देख लीजिए, ये आपका सेकेंड नंबर आंसर करेक्ट होगा कि क्रोमोसोम, गुणसूत्र, गुणसूत्र की वजह से आपका लक्षण जो है अपने संतान में स्थानांतरित होता है।
हाँ, देख लीजिए ये क्वेश्चन दे दिया कि इताई टाइप जो रोग होता है वो किसकी अधिकता की वजह से होता है। आपके शरीर में क्या चीज अधिक हो जाएगा जो इटाई टाई रोग हो जाएगा। देखिए इटाई टाई रोग होने का सबसे अधिक मात्रा क्या होता है, कैडमियम। कैडमियम की अधिक मात्रा होने से क्या होता है कि आपकी इताई इताई रोग हो जाता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये आपका फर्स्ट नंबर आंसर का होगा कि बिल्कुल करेक्ट होगा, कैडमियम। कैडमियम बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए हाँ, देख लीजिए ये अगला क्वेश्चन दे दिया है कि कंप्यूटर का जनक दोस्त किसे कहा जाता है। हम लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि कंप्यूटर का जनक जो है किसे कहा जाता है, चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। किसे, चार्ल्स बेबेज को। ध्यान रखिएगा, ये आपका सेकेंड नंबर आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा कि चार्ल्स बेबेज को दोस्त कंप्यूटर का जनक कहा जाता है। चलिए, फादर ऑफ कंप्यूटर चार्ल्स बेबेज। देख लीजिए अगला नंबर क्वेश्चन दे दिया है दोस्त, अगला नंबर ये क्वेश्चन दे दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है। तो कंप्यूटर का ब्रेन कौन होता है ये पूछा जाता है, पूछे जाते हैं ये क्वेश्चन। ये जो कंप्यूटर का ब्रेन होता है वो सीपीयू होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है। ठीक है, सीपीयू जिसको कहते हैं, ये कंप्यूटर का ब्रेन होता है, सारा काम यहीं से होता है। ये आपका क्या होगा कि फर्स्ट नंबर आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अच्छा चलिए दोस्त, तो इतने क्वेश्चन 40 क्वेश्चन थे टेस्ट में जो आपके लिए हम टेस्ट कराते हैं और ये 40 क्वेश्चंस का डिस्कस कराते हैं। ठीक है, तो फटाफट क्या कीजिएगा कि जाकर के जो है टेस्ट दे लीजिएगा। आज भी आपका टेस्ट नंबर 3 एक्टिव है, जाकर के टेस्ट दे लीजिएगा। चलिए कहां से टेस्ट देना है, जो लोग नए हैं अभी तक वेट के शायद कर रहे होंगे तो आपको हम बताते हैं कि आप कहां से टेस्ट दे सकते हैं। देख लीजिए, ये एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिएगा ईआरसीबी सर के नाम से। ठीक है, प्ले स्टोर पे ये एप्लीकेशन आपको मिल जाएगा। इसी पे क्या होता है कि आपका टेस्ट होता है, ये आपका एनटीपीसी और ग्रुप डी के जीके जीएस के लिए। ठीक है, 40 क्वेश्चंस दिए जाते हैं दोस्त, 40 क्वेश्चन बहुत ज्यादा है। तो आपको जान लीजिए कि 10 दिन में 400 क्वेश्चंस करा देंगे, 20 दिन में 800, एक महीने में जान लीजिए कि एक महीने में जो है बहुत ज्यादा क्वेश्चंस हो जाएंगे। तो इस तरह से जो है 40 क्वेश्चंस होंगे। जब तक एग्जाम होगा तब तक बहुत सारे क्वेश्चंस करा देंगे और उसके बाद जो है एक्स्ट्रा भी क्लास आपका जो है प्रोवाइड करा रहेंगे। तो इस टेस्ट में क्या होता है ना कि आपको तो ये टेस्ट देते ही है, पीडीएफ भी प्रोवाइड करा देते हैं, डिस्कशन भी करा देते हैं और जो है आपका रैंक कार्ड भी दिखा देते हैं कि किसने कितना नंबर लेकर के आया है। तो ये चारों काम कर देते हैं। इसलिए दोस्त चैनल से जुड़ जाइएगा और जो एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा, जाकर के टेस्ट जरूर अटेम्प्ट कीजिएगा अगर मन से करते हैं तो। ऐसा नहीं कि चलो ठीक है एग्जाम का डेट आया है तो आप जाकर के जो है तैयारी करने लगे हैं, तो ऐसा कीजिएगा तो कभी नहीं निकलेगा एग्जाम। लिख के रख लीजिए, जो 5-5 साल से तैयारी कर रहा है वो जाके निकालेगा कि आप 2 दिन में तैयारी कर रहे हैं आप निकालिएगा नहीं, पहले से प्रिपेयर होता है। कहा जाता है ना दोस्त कि अगर किसी पेड़ को, किसी ने ये चीजें कहा था कि किसी पेड़ को अगर मुझे काटने के लिए कहा जाए तो हम कुल्हाड़ी लेके काटना शुरू नहीं करेंगे। क्या करेंगे कि कुल्हाड़ी को पहले 2 घंटा जो है क्या करेंगे कि हम उसको धार को तेज करने में लगाएंगे, अब फिर उसके बाद जो है पेड़ पे प्रहार करेंगे। ठीक है, तो उसी तरह से जब आपको एग्जाम है तो दोस्त पहले से प्रिपेयर रहना पड़ेगा, अब पहले से अपने आप को तेज करना पड़ेगा, धार बनाना पड़ेगा, ताकि आप एग्जाम में सही से सारे क्वेश्चन का जवाब दे सके और सही से आप उत्तीर्ण हो सके, एग्जाम से पास हो सके। ठीक है, चलिए ज्यादा देरी नहीं करते हैं, क्या कर लेते हैं कि दोस्त जितने भी लोगों ने क्या किया कि इस टेस्ट को अटेम्प्ट किए हैं उसका हम क्या कर लेते हैं कि आपका रैंक कार्ड देख लेते हैं एक एक करके कि किसने कितना नंबर लेकर के आया है। ठीक है, चलिए ज्यादा देरी नहीं करते हैं, दिखा देते हैं कि किसने कितना नंबर लेकर के आए हैं, क्योंकि सभी ने टेस्ट दिया है। बहुतों लोगों ने क्या किया कि टेस्ट दिया है तो पार्टिसिपेट किए हैं, तो बनता ही है कि चलिए उनका हम रैंक कार्ड दिखाते चलते हैं। तो देखते रहिएगा, बने रहिएगा। जो लोग टेस्ट दिए हैं देख लीजिएगा अपना रैंक कार्ड की कितना अपना नंबर लेके आए हैं कितना नहीं है, देखिएगा। देख लीजिए ये रैंक कार्ड है जिसमें आपको बता देते हैं कि किसने पहला नंबर स्थान हासिल किया है। बहुत अच्छा नंबर लेकर के आए हैं दोस्त, 120 में जो है 110 नंबर लेकर के आए हैं। बहुत अच्छा दोस्त, जो जिसका नाम क्या है कि सचिन कुमार है। बहुत अच्छा है जीके आपका, बहुत अच्छी तरह से मेहनत करते हैं, अच्छा है दोस्त। इसी तरह से क्या कीजिए कि टेस्ट में बने रहिए और टेस्ट हमेशा देते रहिएगा दोस्त। ये विश्वास दिलाते हैं कि इस टेस्ट के माध्यम से आपका जीके जीएस जो है बिल्कुल स्ट्रांग हो जाएगा। ठीक है, ये जीके जीएस के बाद जो है आप लोगों के लिए स्पेशल हम क्लास फिर लाने जा रहे हैं, जो यूट्यूब पे ही चलाएंगे आप लोगों के लिए और बिल्कुल फ्री में ही निःशुल्क रहेगा, बिल्कुल आप लोगों के लिए लेकर के आएंगे। चलिए देख लीजिएगा आपका सेकंड नंबर पे देख लीजिए कि सुमित भाई है। ठीक है, तीसरे नंबर पे देख लीजिए, तीसरे नंबर पे आपका क्या है कि मणिकांत भाई है जो तीसरे नंबर पे है। चौथे नंबर की अगर बात कर लेते हैं तो रामसेन कुमार है। पांचवें नंबर की अगर बात कर लेते हैं तो पांचवें नंबर पे कौन है कि ये विष्णु कुमार है, पांचवें नंबर पे विष्णु कुमार है। छठे नंबर की अगर बात कर लेते हैं तो देख लीजिएगा छठे नंबर पे ये रवि वर्मा साहब है जो छठे नंबर पे है। बहुत अच्छा है दोस्त, इसी तरह से सभी लोग जो है टेस्ट में बने रहिए। चलिए उसके बाद देख लीजिएगा सातवें नंबर की अगर बात कर लेते हैं तो 100 साहब है। कौन है? 100 कौन है? मुकेश 100 साहब है जो 7वें नंबर पे है। 8वें नंबर की अगर बात कर लेते हैं तो दोस्त 8वें नंबर पे ये कौन है कि रत्नाकर है, रत्नाकर साहब है, प्रसाद है, जो काफी लंबे समय से हमारे टेस्ट में बने हुए हैं। जब ये टेक्नीशियन का टेस्ट हो रहा था तभी से ये बने हुए हैं और फिर अभी ज्वाइन किए टेस्ट में। बहुत अच्छा है दोस्त, इसी तरह से अपनी कंटिन्यूटी बना के रखिए,
एक दिन आपकी सफलता जरूर हासिल होगी। चलिए उसके बाद देख लीजिएगा 9वें नंबर पे, 9वें नंबर की अगर बात कर लेते हैं तो ये मंटू शर्मा है। 10वें नंबर पे ये भगवान कुमार भगवान है, ये टेक्नीशियन में भी टेस्ट दे रहे थे, इसमें भी है, बहुत अच्छा है। उसके बाद बम बम कुमार है, देखिए बम बम कुमार भी जो है बहुत समय पहले से टेस्ट दे रहे थे, बीच में साथ गायब हो गए थे, लेकिन अब फिर आ गए हैं, ये बहुत अच्छा है दोस्त। इसी तरह से टेस्ट में बने रहिए, सच कहते हैं आपका बहुत अच्छा जो परफॉर्मेंस होगा। देखिएगा उसके बाद 12वें नंबर की अगर बात कर लेते हैं तो 12वें नंबर पे जो बने हुए ये सरोज कुमार सिंह है, ठीक है, जो 12वें नंबर पे है, बहुत अच्छा है। इसी तरह से दोस्त पार्टिसिपेट कीजिए और मेहनत करते रहिए। उसके बाद देखिएगा 13वें नंबर की अगर बात कर लेते हैं तो अमित कुमार है। 14वें नंबर पे अगर बात कर लेते हैं तो ये क्या है कि सुजीत कुमार है। 15वें नंबर की अगर बात कर लेते हैं तो ये मोहन कुमार है। 16वें नंबर पे जो बात कर लेते हैं ये चंदन कुमार है। 17वें नंबर की अगर बात कर लेते हैं तो ये राहुल मुंजेक साहब है जो 17वें नंबर पे। 18 नंबर की बात कर लेते हैं, देखिए जितेंद्र कुमार जो है ये यूपी से है, ठीक है, तो ये भी काफी समय से टेस्ट दे रहे हैं, ये जितेंद्र कुमार भाई जो है सो ये टेक्नीशियन में भी एएलपी और टेक्नीशियन का भी टेस्ट में शामिल थे और इसमें भी शामिल है, ये भी लंबे समय से दे रहे हैं। तो जो लोग पहले से टेस्ट दे रहे हैं उन्हें पता है कि हम क्या क्वेश्चन प्रोवाइड कराते हैं और एग्जाम में क्या आता है, तभी ये जो लोग जो है फिर से ये ज्वाइन किए हैं टेस्ट, ठीक है। इसलिए दोस्त टेस्ट दिया कीजिए, बहुत बेनिफिट करेगा आपको। चलिए इसके बाद देख लीजिएगा आपका कि 19वें नंबर पे रोशन कुमार है, ये भी टेक्नीशियन में थे। उसके बाद ये 20वें नंबर की अगर बात कर लेते हैं तो ये रमेश कुमार है। 21वें नंबर की अगर बात कर लेते हैं तो हरिमोहन साहब है। उसके बाद है 24वें नंबर के 21वें हो गया। 22वें नंबर की अगर बात कर लेते हैं तो इंद्रजीत कुमार है। उसके बाद 23वें नंबर की अगर बात कर लेते हैं तो देखिएगा 21वें नंबर पे अमितेश कुमार है। उसके बाद 24वें नंबर की अगर बात कर लेते हैं तो 24वें नंबर पे क्या है कि अमरपाल साहब है। कौन है? अमरपाल साहब जो 24वें नंबर पे है, बहुत अच्छा है दोस्त, ऐसी मेहनत कीजिए। चलिए उसके बाद दिखा देते हैं 25वें नंबर पे। 25वें नंबर पे क्या है कि मुनेंद्रा करके है, जो 25वें नंबर पे है। 26वें नंबर की अगर बात कर लेते हैं तो दोस्त एफ अंसारी है, ये भी टेक्नीशियन में थे, इसमें भी टेस्ट आ रहे हैं, दे रहे हैं, बहुत अच्छा है दोस्त। चलिए 27वें नंबर की अगर बात कर लेते हैं तो 27वें नंबर पे ये क्या है कि सूरज कुमार दास है। 28वें नंबर की अगर बात कर लेते हैं तो 28वें नंबर पे सुरेंद्रा है, ये भी टेक्नीशियन में थे टेस्ट में, इसमें भी ज्वाइन किए, बहुत अच्छा है। 29 नंबर की अगर बात कर लेते हैं तो 29 नंबर पे ये विष्णु कुमार करके हैं, ये वो विष्णु कुमार वो अलग थे, ये विष्णु कुमार प्रयागराज से अलग है, तो ये भी जो 29वें नंबर पे है। 30वें नंबर की अगर बात कर लेते हैं तो ये चीकू कुमार है। कौन है? चीकू कुमार, जो 30वें नंबर पे बने हुए हैं। चलिए उसके बाद 31वें नंबर की अगर बात कर लेते हैं दोस्त, 31वें पे देखिएगा हिमांशु कुमार करके है जो 31वें नंबर के है। 32वें नंबर पे कौन है कि लक्ष्मण कुमार है। उसके बाद 34वें नंबर की अगर बात कर लेते हैं 33 पे ना, हाँ 33 पे क्या है कि अपने विनय साहब है। 34वें नंबर की अगर बात कर लेते हैं तो 34वें पे क्या है कि देवानंद साहब है, ये भी टेक्नीशियन में थे। विनय साहब तो बहुत पहले से टेक्नीशियन से एग्जाम दे रहे हैं, शुरू से ही। उसके बाद आपको बता देते हैं, आपको 34 नंबर हो गया। 35 नंबर की अगर बात कर लेते हैं तो 35 पे देखिएगा ये सन्नी गुज्जर साहब है जो 35वें नंबर पे। 36वें नंबर की अगर बात कर लेते हैं तो ये सुमित कुमार है जो 36वें नंबर पे, बहुत अच्छा है। चलिए हाँ उसके बाद देख लीजिएगा 37वें नंबर की अगर बात कर लेते हैं तो ये इंद्रजीत है। 38वें नंबर पे देख लीजिएगा 38वें नंबर पे अजय कुमार है, ठीक है। तो दोस्त 38 लोगों ने क्या किया है कि टेस्ट में पार्टिसिपेट किए हैं। वैसे तो परचेज बहुत लोग कर रखे हैं टेस्ट के लिए, लेकिन पता नहीं कम क्यों दे रहे हैं टेस्ट। दोस्त सभी लोग जो है टेस्ट दिया कीजिए। अगर किसी तरह की समस्या हो रही है तो आपका हेल्पलाइन नंबर दिया हुआ ही है, उस पर जाकर के आपको कॉल कीजिएगा, हम आपको हेल्प कर देंगे कि कैसे टेस्ट देना है। बहुत लोग ऐसे नए हैं जो परचेज कर लिए लेकिन शायद टेस्ट नहीं दे पा रहे हैं। दोस्त आपको हम बता देते हैं कि आप हमें कॉल कीजिएगा अगर किसी तरह की समस्या हो रही है तो, ठीक है, हम आपको हेल्प कर देंगे, ठीक है। चलिए अब क्या कीजिए कि दोस्त हमें इजाजत दे दीजिए, क्योंकि फिर अगले दिन नेक्स्ट डे हम लेकर के आएंगे आपके लिए एक नए वीडियो, एक नए सेट के साथ। तब तक जय हिंद दोस्तों।